देखो लाडो, शादी होने का मतलब सिर्फ पति नहीं होता। सास को, ससुर को, पूरे ससुराल को खुश रखना बहू की जिम्मेदारी होती है। हाँ माँ, तू निश्चिंत रह, तुझे कोई शिकायत नहीं मिलेगी मेरे ससुराल से। बेटा, मोहन अभी थोड़ा कम कमाता है, लेकिन उस लड़के का भविष्य अच्छा है। अरे तो रीमा भी तो कमाऊ है, दोनों मिलकर घर चला लेंगे। वैसे भी है कौन घर में, एक माँ ही तो है। रीमा की शादी मोहन से तय थी। शादी से पहले माँ पिता ने बेटी को अच्छे से ससुराल में रहने के सारे गुण समझाए थे। शादी के बाद, रीमा, मैंने बहुत काम कर लिया, अब मैं सारा घर तेरे हाथ में सौंप देती हूँ। हाँ, नहीं तो क्या, भाभी ने पूरी जिंदगी मोहन के पीछे लुटा दी। उनके लिए ये घर घर नहीं मंदिर है। बहू, तू इस घर को भाभी की आंखों से देख। जी बुआ जी, कोशिश रहेगी कि खाने पीने में कोई दिक्कत ना हो। खाना तो जानवर भी खा लेता है बहू, बस ये देख कि कोई काम मेरी नजर में अधूरा ना रह जाए, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बोलती कुछ नहीं हूँ, बस खुद ही लग जाती हूँ। हाय हाय भाभी, ये कैसी बात कर रही हैं? और क्यों लगेंगी भला इस उम्र में काम में, है ना ये बहू? क्यों रीमा? रीमा जा चुकी थी, उसकी ऑनलाइन मीटिंग थी, वो वहां लग गई। मीटिंग खत्म होते ही रीमा ने लैपटॉप बंद किया और सीधे किचन में घुस गई। सुबह के 7 बजे से वो लगी थी, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, और अब खाना भी तैयार था। दाल चावल आलू की सब्जी और रोटियां सब ढक कर रखी थी। रीमा ने माथे का पसीना पोछा और सोफे पर बैठने ही वाली थी कि अरे रीमा सुन तो, वो ऊपर वाली अलमारी में जो डब्बे रखे ना, कब से साफ नहीं हुए, आज निकाल देते हैं। अरे माँ जी, अभी तो पूरा घर साफ किया है मैंने, वो डब्बे भी पिछले हफ्ते ही पहुंचे थे मैंने। अरे बेटा, मैं कह रही हूँ ना, मुझे पता है कब साफ हुए, मेरी आंखें भी गई नहीं है। चल छोड़, तू बैठ, मैं खुद निकालती हूँ। रीमा उठी और डब्बे नीचे उतारने लगी। सास ने एक एक डब्बा खोला, सूंघा, पोंछा और फिर बोली, और सुन, वो चावल वाला थैला निकाल, धूप में डालना है, सीलन आ गई है। माँ जी, अभी तो 3 दिन पहले ही धूप दिखाई थी, और ये दिसंबर में कहाँ की सीलन? तो बड़ी हो गई है क्या मुझसे? हाँ, मैं 30 साल से ये घर चला रही हूँ, चावल खराब होते हैं बिना धूप के, निकाल बाहर। रीमा चुपचाप थैला उठाकर छत पर ले गई। जब वापस आई तो देखा सास ने स्टोर रूम का पूरा सामान बाहर निकाल दिया था। डब्बे, थैले, पुरानी बोतलें, सब कुछ बीच आंगन में बिखरा पड़ा था। माँ जी, ये सब अभी? हाँ, अभी कब करेगी फिर? त्योहार आने वाले हैं, सब ठीक से लगाना है। रीमा ने कुछ नहीं कहा, लगने लगी सामान ठीक करने में। तभी किचन से आवाज आई। रीमा भागी तो देखा सास कढ़ाई चढ़ा रही थी। माँ जी, ये क्या कर रही हैं आप? खाना तो बना हुआ है ना, आलू की सब्जी बनाई है मैंने। अरे आलू तो मोहन को पसंद भी नहीं है इस टाइम, मैं भिंडी बना देती हूँ, तू जा अपना काम कर। माँ जी, मोहन ने खुद बोला था आलू बनाना। तू नई नई आई है, मेरे बेटे की पसंद मुझे पता है, भिंडी बनेगी आज। रीमा वापस स्टोर का सामान लगाने चली गई। उसी वक्त दरवाजे पर घंटी बजी। पड़ोसन सुमन भाभी थी। सास तुरंत दरवाजे पर आ गई, चेहरे पर थकान के भाव लाते हुए बोली, आओ सुमन, बैठो। अरे क्या बताओ, सुबह से लगी हूँ, पूरा घर पड़ा है। अरे भाभी जी, अब तो बहू है ना, आराम करो आप। हाय सुमन, बहू है लेकिन काम तो मुझे ही करना पड़ता है, वो बेचारी अपनी मीटिंगों में लगी रहती है, और मैं देखो डब्बे निकालो, सामान लगाओ, खाना बनाओ, बुढ़ापे में चैन नहीं है मुझे। सच में भाभी जी। अरे मैं क्या बोलूं सुमन, मेरी आदत नहीं है ना शिकायत करने की, बस खुद लग जाती हूँ, घर को घर रखना पड़ता है ना। और रीमा वो अंदर पसीना बहाते हुए बिखरा सामान समेट रही थी। उसे जरा भी खबर नहीं थी कि बाहर उसकी मेहनत की कहानी कुछ और ही सुनाई जा रही थी। पड़ोसन सुमन चाय पीते पीते बोली, भाभी जी सच बोलो, रीमा बहू बड़ी काम की है, सुबह से शाम तक लगी रहती है, और ऊपर से नौकरी भी, आजकल कहाँ मिलती है ऐसी बहुएं। सास का चेहरा एकदम से बदल गया। चाय का कप नीचे रखा और होंठ भींच लिए। हाँ, करती है काम, लेकिन सुमन मेरे घर का तरीका अलग है, यहाँ बस काम हो जाए इतना काफी नहीं है, यहाँ घर को महसूस करके चलना पड़ता है। अरे भाभी जी, अरे तू नहीं समझेगी। सुमन चली गई। शाम को मोहन दफ्तर से आया। रीमा ने खाना परोसा। मोहन ने एक निवाला खाया और आंखें बंद कर ली। यार रीमा, तेरे हाथ का खाना कुछ और ही होता है। माँ माफ करना, लेकिन सच बोल रहा हूँ। रीमा मुस्कुराई, लेकिन सास रसोई के दरवाजे से ये सुन रही थी।
वो बिना कुछ बोले अंदर चली गई। रात को खाना ही नहीं खाया, बस इतना कहा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अगले दिन रविवार था। मोहन ने रीमा का हाथ थामा। चल आज बाहर खाते हैं, तू सारे हफ्ते थकी रहती है। पर माँ जी के लिए खाना? अरे बना के जाएंगे, चल। दोनों निकल गए। सास खिड़की से देखती रही, मुंह बना रहा पूरा दिन। शाम को सास ने फोन उठाया, ननद को लगाया। सुन मीना, बड़ी परेशान हूँ। ये बहू है तो घर में, लेकिन मोहन को जैसे मेरी जरूरत ही नहीं रही। अब दोनों बाहर घूमने चले गए, मुझे अकेला छोड़कर। अरे माँ क्या बताऊँ, हमारी तो हालत देख, दिन भर घर में बंद, ना कोई नौकरी ना बाहर जाना। कम से कम रीमा कमाती तो है, इज्जत है उसकी, हमारी तो पूछ मत। तू उसकी तरफदारी मत कर मीना। माँ मैं तरफदारी नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। सास ने फोन रख दिया। बेटी ने भी साथ नहीं दिया। अब और भी अकेला महसूस हो रहा था उन्हें। शाम के 7 बज रहे थे जब रीमा घर में घुसी। कंधे पर बैग, चेहरे पर थकान, लेकिन अंदर से हल्का सा चैन था कि हाँ अब तो घर आ गई। जूते उतारे, हाथ धोए और सीधे किचन में। बचा हुआ आटा था, 4 रोटियां बेल दी, दाल गरम की। आंगन में जो कपड़े सूख रहे थे वो उठाए, तय करके रखे। माँ जी का कमरा झांक कर देखा, बिस्तर की चादर उल्टी पड़ी थी, ठीक की। फिर थाली निकाली, दाल, रोटी, थोड़ा अचार, करीने से सजाई और सास के कमरे में ले गई। माँ जी लीजिए खाना, आज दाल बनाई है, आपको पसंद है ना? सास ने टीवी की आवाज धीमी की, थाली देखी, कुछ भी नहीं बोली। रीमा थाली रखकर पास में बैठ गई। सोचा था आज थोड़ी देर बैठेंगी दोनों, बातें होंगी, दिन भर का हाल पूछेंगे माँ जी, थकान थोड़ी हल्की होगी। माँ जी आज ना बड़ी ठंड थी बाहर, आपने दोपहर में कुछ खाया था ना? खाना खाया, तो चिंता मत कर, मैं खुद का ख्याल रखना जानती हूँ। तेरे आने से पहले भी खाती थी मैं। रीमा चुप रही। वैसे आज फिर देर हो गई, 7 बज गए। माँ जी मीटिंग थी ना, निकल नहीं पाई जल्दी। मीटिंग तो रोज होती है, घर की मीटिंग कब होगी? मोहन को आज दोपहर में भी चाय नहीं मिली। माँ जी मोहन भी तो दोपहर को दफ्तर में थे। मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ घर में रहने वाला कोई होना चाहिए। बहू घर में हो तो घर घर लगता है, वरना बस मकान है। रीमा के मुंह पर कुछ नहीं आया। और सुन, रोटी थोड़ी मोटी है आज, मुझे पतली रोटी चाहिए, दांत कमजोर है मेरे। अगली बार ध्यान रखूंगी माँ जी। और वो अलमारी का दरवाजा देख, कब से खड़खड़ाता है। बोला था मोहन को, किसी को फुर्सत ही नहीं है। रीमा उठी, अलमारी देखी, चुपचाप वापस बैठ गई। अरे बैठी क्यों है, अब जा आराम कर, थकी है तो। जो लहजा ऐसा था जैसे हटा दिया हो। रीमा उठ गई, थाली वहीं छोड़ी और कमरे से निकल गई। जिस सुकून के लिए वो पास बैठी थी वो तो मिला ही नहीं, उल्टा एक अजीब सा भारीपन सीने में लेकर आ गई। और पीछे कमरे में सास अकेली थी, थाली सामने थी, टीवी चल रहा था, लेकिन कमरा फिर भी खाली लग रहा था। दोपहर को रीमा का फोन बजा, स्क्रीन पर नाम देखकर चेहरा खिल गया। अरे रीमा बहुत दिन हो गए यार, आज मैं आ जाऊं क्या तेरे पास, बड़ी याद आ रही है तेरी। अरे हाँ बिल्कुल, मैं भी सोच रही थी, आ जाना 2 बजे तक। पक्का, चाय पिलाइयो अच्छी वाली। रीमा ने फोन रखा, थोड़ा अच्छा लगा। नेहा आएगी तो थोड़ी हंसी होगी, थोड़ी बातें होंगी। ठीक 2 बजे नेहा आ गई, हाथ में मिठाई का डब्बा। माँ जी के लिए लाई हूँ पेड़े। सास ड्राइंग रूम में बैठी थी, नेहा ने पैर छुए और पास बैठ गई। रीमा किचन में चाय बनाने चली गई। बेटा तू कहाँ रहती है, शादी हुई है ना तेरी? जी माँ जी 5 साल हो गए, 2 बच्चे हैं, बेटा और बेटी। सास ससुर है? जी माँ जी, सासू माँ है, ससुर जी नहीं रहे। बच्चे किसके पास रहता है जब तू काम पर जाती है? अरे वो बस दादी के पास, सासू माँ के बिना तो उनका दिन ही नहीं चलता। स्कूल से आओ तो सीधे दादी के कमरे में, खाना दादी के हाथ से खाओ, रात को दादी के पास सो। मैं तो कभी कभी जलती हूँ उनसे। सास की आंखें चमकी। सच में? अरे माँ जी बिल्कुल सच। ये देखे ना फोटो। नेहा ने फोन निकाला, एक एक फोटो दिखाने लगी। ये मनाली गए थे हम सब पिछले साल, सासू माँ ने खुद बोला चलो। और ये मसूरी वाली है, सासू माँ को ना बर्फ बहुत पसंद है। बच्चे दादी का हाथ पकड़ कर चले, क्या बताओ कितना मजा आया था। सास फोटो देखती रही, चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव था, खुशी भी और कुछ और भी। अच्छा लगता है ना जब बहू साथ ले जाए। माँ जी साथ नहीं ले जाए तो जाए ही क्यों, घर में अकेला छोड़कर जाना तो मुझसे होता ही नहीं। तभी रीमा चाय लेकर आई, नेहा को देखा, सास को देखा, दोनों बातों में लगी थी। रीमा के दिल में एक हल्की सी घबराहट उठी,
कहीं माँ जी नेहा को भी कुछ सुना ना दे, कहीं बात पलट ना जाए, कहीं नेहा के सामने कुछ ऐसा ना हो जाए जो बाद में अजीब लगे। अब नेहा चल ना, कमरे में चलते हैं, वहीं बैठते हैं आराम से। अरे यही ठीक है ना? नहीं यार, वो मेरा नया कमरा दिखाना था तुझे, चल ना। नेहा समझी नहीं लेकिन उठ गई, माँ जी को नमस्ते बोला और दोनों कमरे में चली गई। सासू माँ फिर अकेली। चाय का कप सामने था, नेहा की बातें अभी भी कानों में थी। मनाली, मसूरी, बच्चे, दादी का हाथ। थोड़ी देर चुप बैठी रही, फिर अचानक उठी, ड्राइंग रूम में आई, खिड़की के पर्दे देखे। धूल जम गई है इन पर। पर्दे उतारने लगी, सोफे के कवर खींचने लगी, तकिए नीचे रखे, पूरा सामान बीच कमरे में। तभी नेहा पानी लेने बाहर आई, देखा तो हैरान। अरे माँ जी ये क्या, आप क्यों कर रही है? रीमा को बोलिए ना। अरे बेटा रीमा क्या करेगी, उसके अपने काम है, ये घर मेरा है, मैं ही देखूंगी। बुढ़ापे में भी हाथ पर हाथ धर के बैठ नहीं सकती मैं। नेहा अंदर आई और धीरे से रीमा के कान में बोली, ये तेरी सास खुद पर्दे उतार रही है। रीमा बाहर आई, देखा, समझ गई, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। नेहा जा चुकी थी। रीमा उसे गेट तक छोड़ने गई थी। सास खिड़की के पास खड़ी थी, तभी नजर पड़ी, पड़ोस वाली सुमन की सास बाहर धूप में बैठी थी। सुमन उनके बालों में तेल लगा रही थी, दोनों हंस रही थी। सुमन की सास से उसके गाल थपथपाए। सुमन ने उनका हाथ थाम लिया। सास की आंखें रुक गई और तभी दिमाग में नेहा की वो फोटो आ गई, मनाली की बर्फ, बच्चों का दादी का हाथ थामना, नेहा का वो जुमला, माँ जी को साथ नहीं ले जाए तो जाए ही क्यों। सास के सीने में कुछ हिला। तभी बाहर से आवाज आई, माँ जी अरे आप अभी भी पर्दे लगा रही हैं? सोने का वक्त है आपका, ये काम रीमा कर लेगी, आप जाइए आराम करिए। अरे बेटा क्या करे, गंदा ना मुझसे देखा नहीं जाता, लग जाती हूँ बस। माँ जी आप भी ना। रीमा ने नेहा को हल्के से बांह पकड़कर खींचा। चलना यार, देर हो रही है ना तुझे। नेहा चली गई। रीमा अंदर आ गई। सास ने देखा, रीमा सीधे किचन में चली गई, एक नजर भी इधर नहीं। सास पर्दा हाथ में लिए खड़ी रह गई, कमरे में आकर बैठ गई, फोन उठाया, मीना को लगाया। मीना बात करनी है। क्या हुआ माँ, सब ठीक है? अरे नहीं मीना, कुछ ठीक नहीं है। आज पड़ोस में सुमन को देखा, नेहा को देखा, सबकी सास बहू कितनी खुश है और मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ। माँ एक बात पूछूं, सच में बताना। पूछ। रीमा ने कभी तुझे तकलीफ दी है? सच में, या बस तू उससे दूरी बनाए रखती है? सास चुप रही। माँ तू नेहा और उसकी सास जैसा रिश्ता चाहती है ना, तो सुन, वो रिश्ता मांगने से नहीं मिलता, बनाना पड़ता है, और बनाने के लिए थोड़ा झुकना पड़ता है। रीमा तेरी बेटी नहीं बन सकती, लेकिन उससे नफरत भी तो नहीं है ना तुझे, बस प्यार दे, बदले में प्यार मिलेगा। अरे लेकिन मैं कैसे शुरू करूं मीना? बस एक बार सच्चे दिल से उसके पास जा माँ, बिना ताने के, बिना शिकायत के, बस जा। फोन रखा, देर तक बैठी रही, आंखें भारी थी, फिर उठी, किचन की तरफ गई। रीमा आटा गूंथ रही थी। सास आकर पास की कुर्सी पर बैठ गई। रीमा ने देखा, कुछ नहीं बोली। रीमा थक गई है ना आज, बहुत काम हो गया। रीमा ने ऊपर देखा, सास का चेहरा अलग था आज। हाँ थोड़ी थकान है माँ जी, कोई बात नहीं। रोटी मैं बेल दूं? हाथ दर्द करते होंगे ना तेरे। रीमा का हाथ रुक गया। माँ जी आप। चल हट, बेलन दे दे मुझे। उस रात दोनों ने साथ मिलकर खाना बनाया। सास ने रोटी बेली, रीमा ने सब्जी बनाई। मोहन आया तो देखकर हैरान रह गया, ये दोनों साथ। हाँ तो क्या हुआ? सास मुस्कुराई, पहली बार सच्ची वाली मुस्कान। उस दिन के बाद घर बदल गया। सास ने ताने छोड़े, रीमा ने डर छोड़ा। सुबह की चाय दोनों साथ पीने लगी। रीमा देर से आती तो सास खाना गरम करके रखती। सास को कुछ चाहिए होता तो रीमा बिना पूछे समझ जाती। घर वही था, लोग वही थे, बस दिल थोड़ा नरम हो गया था, और नरम दिलों से ही तो घर बनते हैं, है ना। शांतिनगर मोहल्ले में रेखा जी का एक स्वघोषित कानून लागू था। बहू चाहे किसी की भी हो, उस पर पहला हक तो रेखा का ही होगा। यूं तो रेखा जी की अपनी एक सुंदर सुशील बहू भी थी, लेकिन उनका मन भला उस छोटे से साम्राज्य में कहाँ रमता था। उन्हें तो पूरे मोहल्ले की बहुओं की सास बनने का खिताब चाहिए था। राधिका, ये छोटे से बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? काफी देर से सुन रही हूँ। कहीं ये मिश्रा भाभी का पोता चीकू तो नहीं रो रहा है? हाँ मम्मी जी, वही है, मिश्रा चाची
और उनकी बहू बेचारी कब से उसे चुप कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो है कि रोए ही जा रहा है। गर्मी से परेशान हो रहा है शायद। गर्मी से परेशान नहीं है वो, बात कुछ और ही है। अरे पंखे, कूलर, एसी सबके चलते थोड़ी गर्मी से परेशान होगा बच्चा। मैं अभी देख कर आती हूँ। रहने दीजिए ना मम्मी जी, मिश्रा चाची जी हैं तो सही है वहाँ, वो संभाल लेगी ना। आप क्यों परेशान हो रही हैं? वैसे भी आपकी कमर में दर्द था ना। अरे मिश्रा, इनसे संभलता बच्चा तो कब से संभल जाता। नवजात बच्चों की नब्ज टटोलनी पड़ती है, तब जाकर उसके रोने का कारण पता चलता है। मिश्रा, इनको ये सब कहाँ समझ में आएगा। और अगले ही पल रेखा जी के पैरों में चप्पल थी। मम्मी जी को तो बस बहाना चाहिए सास गिरी दिखाने का, जैसे मोहल्ले की सभी बहुओं के सुख दुख का ठेका इन्होंने ही लेकर रखा है। जल्दी जल्दी चलकर रेखा 5 घर छोड़कर रहने वाली मिश्रा भाभी के यहाँ आती है और बहू के हाथों से बच्चे को लेकर एक अनुभवी और प्रशिक्षित डॉक्टर की तरह उसे आंखों ही आंखों से चेक करती है। मिश्रा भाभी, कब से रो रहा है बेचारा, रो रो कर तो बेचारे की आवाज ही बैठ गई है। मुझे पहले ही बुला लेना चाहिए था ना। वो तो इसके रोने की आवाज मेरे कानों पर पड़ी और मैं तो घर पर रुक ही नहीं पाई। चाची जी, सच में बहुत परेशान हो रहा है बेचारा। सब कर लिया लेकिन चुप ही नहीं हो रहा है। इसके पापा को फोन कर दिया है, अब हम इसे डॉक्टर के पास ही लेकर जा रहे हैं। अरे छोड़ो डॉक्टर वॉक्टर, तुम्हारी रेखा चाची है ना सबसे बड़ी डॉक्टर, अभी चुटकी बजाते ही ठीक कर देगी इसे। इसका पेट कड़क हो रहा है, तू ऐसा कर, जरा सी हींग को पका कर ले आ। जा बहू, हींग पका कर लिया, हमने तो सब करके देख लिया, अब ये भी देख लेते हैं। सारिका थोड़े से पानी में हींग को पकाकर लाती है और रेखा उस गुनगुने पेस्ट को बच्चे की नाभि के आसपास लगाती है। देखते ही देखते 2 मिनट के अंदर बच्चा चुप हो जाता है। आपने तो कमाल कर दिया चाची जी, देखा मम्मी जी कैसे चुप हो गया ये, हमें तो थका ही दिया था इसने। बेटा, ये सब बरसों पुराने नुस्खे हैं। हैरानी की बात है कि तेरी सास को नहीं पता था। सारिका, जब तक बच्चा बोलने नहीं लगता तब तक ऐसी कई बातें होंगी। तेरी चाची के पास सबका घरेलू इलाज है, जब लगे तब आ जाना मेरे पास, मैं भी तेरी सास की तरह हूँ। हाँ चाची जी, अब तो मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगी। थोड़ी देर गपशप करके रेखा घर आती है, लेकिन रास्ते में जो मोहल्ले वाला मिला उसे पूरी कहानी विस्तार से बताते हुए। कुछ दिन बाद रेखा जी बाहर खड़ी अपने पौधों को पानी दे रही होती है और उनका ध्यान गोयल परिवार की बहू गौरी पर जाता है। ओ गौरी बहू, सुबह सुबह ये हाथ में इतना बड़ा कपड़े का पोटला लेकर कहाँ भागी जा रही हो? चाची जी, मैं ये कॉटन की साड़ियाँ लॉन्ड्री में देने जा रही हूँ, कलफ करवाने के लिए। मम्मी जी ने कहा है कि इन साड़ियों पर कड़क कलफ हो तभी ज्यादा अच्छी लगती है। 16 आने सच बात कही है तेरी सास ने, लेकिन एक बात बता, क्या उसे ये नहीं पता कि ये काम तो घर में भी हो सकता है? नहीं, उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन सही कह रही हो चाची जी, घर में भी कलफ हो सकता है साड़ियों पर। अरे, मैं खुद घर में करती हूँ, लॉन्ड्री तो दूर की बात है। मैंने तो आज तक बाजार से केमिकल को भी नहीं छुआ है कलफ लगाने के लिए। अच्छा, चल साड़ियाँ लेकर अंदर आ जा, मैं तुझे भी सिखाती हूँ। तू भी आगे से घर पर ही करना और अपनी सास को भी सिखाना। वैसे तो ये सब सास का काम होता है, बहू को सिखाना। तो आप भी तो मेरी सास की तरह ही हैं चाची जी। रेखा पहले चावल का मांड तैयार करती है और फिर उसे गौरी की साड़ियों को कलफ लगाती है। अब इन्हें अपने आप सूखने दे, देख कैसी कड़क हो जाएगी साड़ियाँ, शाम को आकर ले जाना। थैंक यू चाची जी, ये तो सच में कितना आसान और सस्ता है। अब तो मैं घर पर ही करूंगी कलफ। और अपनी सास को भी जरूर सिखाना। मेरी साड़ियों को तो कभी कलफ लगा कर नहीं दिया मम्मी जी ने, और यहाँ तो इसके लिए पूरी लॉन्ड्री ही खोल दी है। एक दिन पड़ोस में रहने वाले जोशी परिवार की बहू रचना हाथ में कटहल लेकर आती है और कहती है, चाची जी ये लीजिए, मम्मी जी ने आपके लिए कटहल भेजा है। गांव से मेरी बुआ सास ने खूब सारे भेजे हैं। मम्मी जी ने कहा कि आपको भी देकर आ जाऊं। अरे वाह, अच्छा किया, मैं तो मंगवाने का सोच ही रही थी, अचार डालने के लिए। आपको आता है कटहल का अचार बनाते? हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हाँ, बाकी अचार से थोड़ा अलग तरीका है, लेकिन मसाले तो सेम ही हैं। तो फिर चाची जी मुझे भी सिखा दीजिए ना। इन्होंने एक बार अपने दोस्त के यहाँ खाया था, तब से मेरे और मम्मी जी के पीछे पड़े हैं कि तुम लोग भी बनाओ। अब ना तो मम्मी जी को आता है और ना मुझे, कैसे बनाएंगे? तेरी सास को तो कुछ भी नहीं आता, चल मैं ही तुझे सिखा दूंगी। आज तो जरा पीठ में दर्द है मेरे, कल दोपहर को आ जाऊंगी सिखाने के लिए। ठीक है चाची जी, जरूर आइएगा।
अरे भाई, एक बार चाची ने कह दिया मतलब कह दिया। अब तूने इतना मुंह भर के कहा है तो क्यों नहीं आऊंगी। आखिर सासों का ही तो काम होता है बहुओं को सिखाना। रचना के जाने के बाद राधिका रेखा को याद दिलाते हुए कहती है, मम्मी जी, आपने रचना को कल दोपहर का समय दे दिया, लेकिन कल हमें भी तो छत पर गेहूं सुखाने हैं ना। बारिश के पहले 2-3 बार तो धूप लगानी पड़ेगी ना उन्हें। हाँ, ये बात तो मेरे दिमाग से ही निकल गई थी, लेकिन अब तो मैंने रचना को कह दिया है। देखा ना कितनी खुश होकर गई है बेचारी। कल नहीं गई तो उसे बुरा लगेगा। तो ऐसा करना कि तुझसे जितना बन पड़े उतना गेहूं सूखने डाल देना, बाकी बाद में देख लेंगे। मम्मी जी तो बस दूसरों के घर के अचार की फिक्र करती है। रचना का दिल नहीं टूटना चाहिए, चाहे उनकी अपनी बहू को गधे की तरह काम क्यों न करना पड़े। अगले दिन रेखा नियत समय पर रचना के यहाँ अचार बनाने के लिए आती है। रचना और उसकी सास राखी उसे देखकर खुश हो जाती है। बड़ा अच्छा काम किया तूने रेखा। हम तो कब से कटहल का अचार बनाने का सोच रहे थे, लेकिन हमारे यहाँ कभी डला ही नहीं है ना, तो हिम्मत नहीं हो रही थी। खराब हो जाते तो मसाले, तेल सब बेकार हो जाता। मैं तो अच्छे से सीख लूंगी चाची जी, ताकि आगे से खुद ही बना सकूं। हाँ, तेरी अपनी सास को बनाना नहीं आता तो क्या हुआ, ये दूसरी सास है ना सिखाने के लिए। ये अचार पापड़ वगैरह बनाना तो सास ही अपनी बहुओं को सिखाती है। इस तरह अपनी बड़ाई करते हुए रेखा कटहल का अचार बना देती है और रचना की नजरों में खुद को महान साबित करके खुशी खुशी घर आ जाती है। घर आकर, बना दिया अचार मम्मी जी। ये हमारे यहाँ भी तो वो कटहल देकर गई है ना, हम भी अचार बना लेते हैं। इस बहाने मैं भी सीख लूंगी आपसे। इसे तो रहने दे बहू, कटहल का अचार बनाना तो बड़ा ही चिकट काम है। आधी जान तो कटहल को काटने में ही निकल जाती है। फिर कटहल, उसे धो, उबालो, सुखाओ, फिर मसाले मिलाओ। वो तो रचना ने इतना कहा तो उसका दिल रखने के लिए बना दिया मैंने। रेखा के जवाब को सुनकर राधिका मन ही मन में हंस पड़ती है। एक दिन रेखा के घर के सामने रहने वाली गीता मोहल्ले के बाग में अपनी सहेली के साथ वॉक करते हुए बातें कर रही होती है और उनके पीछे रेखा जी भी चल रही होती है। क्या बताऊं दीपा, मैं तो बड़ी मुश्किल में पड़ गई हूँ। मेरी ननद का सतमासा है और मुझे गुजिया और आटे के लड्डू बनाकर ले जाने हैं। हाँ, तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है। एक नहीं, दो नहीं, पूरे 50 लड्डू और 50 गुजिया बनानी है मुझे। ननद के ससुराल का मामला है, ऊंच नीच में नहीं चलेगी। मैंने तो कभी इतनी मात्रा में बनाया भी नहीं है। बाजार से मंगवाना भी अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई गीता, मेरे घर के सामने रहती है और मुझे ही पराया कर दिया तूने। तेरी सगी सास नहीं है तो क्या हुआ, ये सास तो है तेरी मदद के लिए। तू चिंता मत कर, मैं तुझे बनाकर दूंगी लड्डू और गुजिया। सच चाची जी, आपने तो मेरी मुश्किल हल कर दी। मैं परसों निकलूंगी दीदी के यहाँ जाने के लिए, तो हम कल बना ले। हाँ बिल्कुल, तू बस समय बता, तेरी ये सास हाजिर हो जाएगी। रेखा घर आती है और राधिका उसे पानी का ग्लास देते हुए याद दिलाती है, मम्मी जी, आपको याद है ना, कल छोटे मामा मामी और उनका परिवार आ रहा है खाने पर। अरे बाप रे, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। मैं तो वो बेचारी गीता को कल गुजिया और आटे के लड्डू बनाकर देने का वादा करके आई हूँ। मुझे तो वहीं पर पूरा दिन लग जाएगा। आप भी ना मम्मी जी, ऐसा करिए ना, आप कल की बजाय उनके पास परसों चले जाइए। अरे, उसे परसों तो निकलना है ना बहू, कल दोनों चीजें बनाना जरूरी है। मैंने ऐन वक्त पर मना कर दिया तो बेचारी के लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। उसे जबान दी है तो मेरा जाना जरूरी है, तो यहाँ संभाल लेना। लेकिन मम्मी जी, मेरा भी तो सोचिए ना, मैं अकेले कैसे सब मैनेज करूंगी। आपने गीता को हाँ कहने से पहले सोच तो लेना चाहिए था। तेरी शादी को इतने साल हो गए हैं बहू, 8 लोगों का खाना बनाने में तुझे दिक्कत आ रही है। मुझे पता है तू कर लेगी। ये कहकर रेखा चली जाती है और राधिका मन ही मन में भुनभुना कर रह जाती है। ये मम्मी जी को पता नहीं पूरे मोहल्ले की सास बनने की क्या अजीब बीमारी है। अपने घर में मुझे सास बनाकर रखा है और दूसरों के घर की सास बनी फिरती है। अगले दिन रेखा तो गीता के यहाँ निकल जाती है और राधिका को अकेले पूरा खाना और बाकी चीजें मैनेज करनी पड़ती है। कुछ खुद उनके भाई को भी रेखा का ये व्यवहार अजीब लगता है। रात को राधिका इस बात की शिकायत राजीव से करती है। देखो ना राजीव, मम्मी जी को अपनी इकलौती बहू को छोड़कर मोहल्ले की हर बहू की फिक्र है। हर काम मुझ पर अकेली थोप कर वो बाकी बहुओं की सेवा करती फिरती हैं। तुम इतना दिल पर मत लो राधिका, मम्मी को समझाने का कोई फायदा नहीं है। जब तक उन्हें खुद अपनी गलती का एहसास नहीं होगा वो समझेंगी नहीं। पता नहीं वो दिन कब आएगा। दिन इसी तरह गुजरते रहते हैं और रेखा की मोहल्ले की बहुओं की सेवा भी जारी रहती है।
इसी कड़ी में एक दिन मोहल्ले की एक बहू सलोनी हैरान परेशान सी अपने 6 साल के बेटे का हाथ पकड़कर ऑटो के इंतजार में खड़ी होती है और मंदिर से आती रेखा की नजर उस पर पड़ जाती है। अरे बेटा, यहाँ इस छोटी सी जान को लेकर धूप में क्यों खड़ी है? परेशान भी दिख रही है। चाची जी, मेरे भाई की सगाई है, मुझे ये ब्लाउज डालने टेलर के पास जाना है। और देखिए ना, मेरी सासू माँ ने तो कह दिया कि इसे भी अपने साथ ले जा। आधे घंटे तक भी नहीं संभाल सकती हैं वो इसे, इसलिए बेचारे को धूप में लेकर आना पड़ा। अरे कैसी दादी है भाई मैया, इतने प्यारे से पोते को आधा घंटा भी संभाल नहीं सकती। तेरी सगी सास ऐसी है तो क्या हुआ, तेरी ये वाली सास तो है ना। तू इसे मेरे पास छोड़ और टेलर के पास होकर आ जा। सच चाची जी, अच्छा है, बेचारे को धूप में घूमना नहीं पड़ेगा। सोनू, दादी जी के साथ उनके घर जाओ और मस्ती मत करना। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। रेखा सोनू को लेकर खुशी खुशी घर आ जाती है, लेकिन सोनू के कदम घर में पड़ते ही रेखा की सारी खुशी के पल छू मंतर हो जाते हैं पल भर में। सबसे पहले सोनू अपने शूज के साथ सोफे पर जी भरकर उछल कूद करता है और फिर एक एक करके सारे कुशन्स को फेंकने लगता है। मम्मी जी, इसे क्यों लेकर आए आप? ये मोहल्ले का सबसे शैतान बच्चा है। सोनू बेटा, नीचे बैठो जल्दी। ये तो रुक ही नहीं रहा है। अब समझी कि इसकी दादी ने इसे संभालने से क्यों मना कर दिया था। सोनू, वहां मत चढ़ो, गिर जाओगे। अच्छा, सलोनी की सास ने अपने पोते को संभालने से मना कर दिया तो आपके अंदर की सास जाग गई और आप इस शैतान को यहाँ ले आए। सोनू, उसे नहीं, उसे नीचे रखो। सोनू टेबल पर रखा महंगा फूलदान हाथ में उठा लेता है और राधिका उसे नीचे रखने के लिए कहती है। सोनू, तुम गुड बॉय हो ना, उसे रख दो प्लीज, वो गिर गया तो फूट जाएगा। मैं नहीं रखूंगा। सोनू, रखते हो कि नहीं? रुको, मैं अभी बताती हूँ तुम्हें। राधिका सोनू के हाथ से फूलदान लेने आगे आती है और उतने में सोनू फूलदान छोड़ देता है। देखते ही देखते जमीन पर महंगे फूलदान के टुकड़े बिखर जाते हैं। देख लिया मम्मी जी, इतना महंगा फूलदान तोड़ने के बाद भी दांत निकाल रहा है ये। इसकी मम्मी तो आधे घंटे में आने वाली थी ना, 1 घंटा हो गया, कहाँ है वो? हाँ बेटा, अभी तक क्यों नहीं आई पता नहीं। इस शैतान को संभालना तो बड़ा मुश्किल है। 2 घंटे बाद सलोनी आती है और तब तक सोनू कई छोटी मोटी चीजों को बर्बाद कर चुका होता है। सलोनी शर्मिंदा हुए बिना कहती है, चाची जी, मुझे पता था कि सोनू यहाँ अपनी दादी के पास खूब खुश रहेगा। टेलर के साथ लगे हाथ पार्लर भी हो आई। वैसे ये बहुत अच्छा बच्चा है, ज्यादा परेशान नहीं करता। अब तो जब भी मुझे कहीं जाना होगा, मैं इसे अपने दूसरे ससुराल यानी कि यहीं छोड़कर जाऊंगी। रेखा जी की जबान तो तालू से चिपक जाती है। 2 घंटे में सोनू ने घर में जो उत्पात मचाया था वो उसे जिंदगी भर नहीं भूलने वाली थी। हॉल को समेटते हुए राधिका उन्हें कहती है, देखा कितनी बेशर्मी से कहकर चली गई। हम उसके शैतान बच्चे को झेल रहे थे और वो महारानी पार्लर में फेशियल के मजे ले रही थी। आज के बाद सोनू घर में नहीं आना चाहिए मम्मी जी, नहीं तो जब वो आएगा मैं घर के बाहर चली जाऊंगी। इस घटना या कहिए दुर्घटना के बाद रेखा का मोहल्ले की सास बनने का चस्का थोड़ा सा कम जरूर हो गया था, लेकिन पहले जहाँ वो ढूंढ ढूंढ कर बेचारी बहुओं की प्यारी सी सास बन रही थी, वहीं अब बहुएं उसे ढूंढ रही थी। एक दिन मिश्रा भाभी की बहू सारिका आकर कहती है, चाची जी, उस दिन आपने बाबू के पेट दर्द का यूं चुटकियों में गायब कर दिया था ना, आज भी चलिए ना। मेरी भाभी की बेटी भी उसी तरह रो रही है। मेरी सास ने भी हींग का लेप लगाया लेकिन चुप ही नहीं हो रही है। रेखा को कमर दर्द में भी सारिका के यहाँ जाना पड़ जाता है। इसके कुछ दिन बाद मोहल्ले की एक बहू सीमा हाथ में 8-10 साड़ियां लेकर आती है और कहती है, चाची जी, आपने उस दिन गौरी की साड़ियों को कलप कर दिया था ना, आज प्लीज मेरी साड़ियों पर भी कर दीजिए ना। मेरी सास को तो आता ही नहीं है आपकी तरह कलप करना। बेटा, आज तो मेरी कमर में दर्द है, मैं नहीं। कोई बात नहीं चाची जी, आप कल परसों में कभी भी कर दीजिएगा, मुझे कोई जल्दी नहीं है। मुझे पता है आप मेरी सास से तो बहुत ज्यादा अच्छी हैं, मना नहीं करेंगी। रेखा के जवाब का इंतजार किए बिना सीमा साड़ियां रखकर चली जाती है। कुछ दिन बाद रचना आती है और कहती है, चाची जी, आपके हाथ का कटहल का अचार तो हमारे पूरे खानदान में फेमस हो गया है। मेरी मौसी सास के कहने पर मेरी सासू जी ने सेम आपके तरीके से बना कर दिया, लेकिन वो स्वाद नहीं आया। वैसे भी उनके हाथों में वो स्वाद कहाँ है जो आपके हाथों में है। ठीक है, तो मैंने तो तुम्हें बताया था। वैसे कटहल काट कर रख देना और उबाल कर रखना, मैं मसाले मिला दूंगी। चाची जी, मुझे तो कटहल का चिपचिपापन अच्छा नहीं लगता है, और हमारी मम्मी जी का तो आपको पता ही है ना, वो आपकी तरह फुर्तीली नहीं है ना। कटहल काटने में ही 2 दिन लगा देंगी, आप ही कर दीजिए ना।
रचना रेखा से बात कर रही होती है, तभी गीता वहां आती है और झट से कहती है, तुम चाची जी को अचार बनाने के लिए कल बुला रही हो तो अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दो। कल तो चाची जी मेरे यहाँ आएंगी। अच्छा, वो किस खुशी में? चाची जी, आपके हाथ की गुजिया दीदी के ससुराल में इतने फेमस हो गए हैं कि उन्होंने और बनाने के लिए कहा है। पहले तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर हाँ भी कर दिया, क्योंकि आप तो मेरी सास हैं, इस हिसाब से मेरी ननद की मम्मी हुई, और माँ कैसे अपनी बेटी को मना कर सकती है भला। आप कल आ जाइएगा। तुम अपना प्रोग्राम पोस्टपोन कर दो ना, अचार तो कल ही बनाएंगी चाची जी। नहीं, कल तो गुजिया ही बनेगी। चाची जी मेरे यहाँ आएंगी। मैंने दीदी के ससुराल में बताया है कि वो मैंने बनाई थी। मेरी नाक का सवाल है। अरे भाई, तुम दोनों मुझसे तो पूछ लो कि मैं करना भी चाहती हूँ या नहीं। चाची जी, हमें पता है ना कि आप तो हमारी सास से भी बढ़कर हो। हम दोनों जो तय कर लेंगी आप वही मान लेंगी, मना थोड़े ही करेंगी हमें। दोनों की बातें सुनकर रेखा की आंखें खुल जाती है। ये रोज का तमाशा राधिका देख रही होती है। उसे अपनी सास की मजबूरी पर तरस आ जाता है और वो उन्हें समझाती है। मम्मी जी, हर जगह अच्छा बनना जरूरी नहीं होता है। सास का पद बहुत सम्मानजनक होता है, उसे यूं मतलबी लोगों के लिए जाया मत कीजिए। यहाँ सबकी अपनी अपनी सास हैं, आपको हर किसी की सास बनना जरूरी नहीं है। हाँ बहू, ये तो अब मैं समझ गई हूँ कि हर किसी की सास बनना गलत है। मुझे नहीं चाहिए इतनी सारी बहुएं, मेरी तो तू एक ही अच्छी बहू है। तो फिर मम्मी जी, बहू तो एक ही होनी चाहिए।